शिवम चतुर्वेदी। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर के। बताएंगे आपको सीएम योगी का सीतापुर दौरा और इसकी वजह। इसके साथ ही दिखाएंगे कि कैसे कानपुर में कारोबारी के बेटे ने अपनी लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार से तेज रफ्तार से तांडव मचा दिया। तो वहीं बताएंगे आपको बस्ती जिले में तैनात सीनियर सब इंस्पेक्टर अजय गौड़ की संदिग्ध मौत के बाद परिवार ने किससे की मुलाकात और क्या की है मांग। देंगे जानकारी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर की, लेकिन सबसे पहले खबर लखनऊ से। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली है। सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा परिसर पहुंची। इसके बाद विधानसभा सदन में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत की गई। इस रिपोर्ट में देखिए प्रदेश के इस सत्र के शुरुआत की खास बातें। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज यानी 9 फरवरी 2026 से शुरू हो गया है। ये सत्र वित्तीय वर्ष 2026 के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार अपना दूसरा कार्यकाल का बजट पेश करेगी। इस बजट सत्र का कार्यक्रम 20 फरवरी तक निर्धारित है, यानी लगभग 10 से 12 दिनों का सत्र होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सुबह 11 बजे विधानसभा परिसर पहुंची। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और फिर विधानसभा के सदन में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह औपचारिक सम्मान पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें राज्यपाल के सम्मान में सलामी दी जाती है और परेड की जाती है, जो किसी भी महत्वपूर्ण सत्र या कार्यक्रम की शुरुआत में प्रोटोकॉल के तहत होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल का स्वागत करने के बाद इस गार्ड ऑफ ऑनर की रस्म में हिस्सा लिया, जिसके बाद राज्यपाल ने संयुक्त सदन को अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल ने अपना भाषण पूरा किया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू की ओर जाने वाला बताया। मैं यह कामना करती हूँ कि यह वर्ष आपके व समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। मेरी सरकार प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता, अन्नदाता किसानों की खुशहाली, महिलाओं की आत्मनिर्भरता सहित प्रत्येक नागरिक के सुरक्षा व सम्मानजनक जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। मेरी सरकार समस्या को समाधान तक पहुंचाने में विश्वास रखती है। इस राह पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को बॉटल नेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट के तौर पर स्थापित करने में सफलता मिली है। सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के अनुरूप मेरी सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को केंद्र रखकर वर्ष 2026 को अंत्योदय, सामाजिक न्याय और सर्वसमावेशी लोक कल्याण का सशक्त प्रतीक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की परिकल्पना को साकार करने दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ रही है। मुझे प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए राज्य विधानमंडल में अत्यंत उपयोगी चर्चा की है। मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के सुशासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जल कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में पेश किया गया। सरकार ने 11 विधेयक भी पेश करने की तैयारी की है। मुख्य बजट 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसका अनुमानित आकार करीब 9 लाख करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। बजट सत्र में 2 महत्वपूर्ण
एजेंडे होते हैं, एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी कार्रवाई को आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण संवेद सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा। दूसरा सामान्य बजट 11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा और फिर इस पे चर्चा होगी। फिर अंत में अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा, यह बजट सत्र का एक कार्यक्रम हम लोग लेकर के आए हैं। विपक्ष इस सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, जिसमें विशेष रूप से चुनावी रूल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े विवाद शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सदस्यों से अपील की है कि वे जनता से जुड़े मुद्दों को रचनात्मक तरीके से उठाएं और राज्य के विकास में सहयोग करें। कुल मिलाकर यह सत्र राजनीतिक रूप से काफी गर्म रहने वाला है, क्योंकि ये विधानसभा चुनावों से पहले का महत्वपूर्ण बजट सत्र माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं सीतापुर दौरे पर रहे सीएम योगी तपोधाम आश्रम में मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। आपको बता दें कि भव्य भंडारे में भी सीएम ने लिया भाग और गोरक्ष अमृत धारा फव्वारे का किया लोकार्पण। आपको बता दें कि सेवा भारती सभागार का भी किया लोकार्पण। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेवा भारती सभागार का भी लोकार्पण किया और आपको बता दें कि गोरक्ष अमृत धारा फव्वारे का लोकार्पण करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि तपोधाम आश्रम में मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। भव्य भंडारे में भी सीएम योगी ने भाग लिया। तो आपको बता दें कि सीतापुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान तपोधाम आश्रम में मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। तेजनाथ जी महाराज को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने पूज्य गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए उनके दादा गुरु के द्वारा स्थापित इस आश्रम के पुनरुद्धार के साथ ही आजादी के समय पाकिस्तान छोड़ करके इस देश में अपनी साधना को पुख्ता करने के लिए योगीराज गिरधारी नाथ जी महाराज ने इस सीतापुर जनपद में अपनी जो साधना की थी, उनकी साधना गुफा को एक भव्य स्वरूप देकर के आज उसके लोकार्पण कार्यक्रम के साथ हमें जोड़ने का अवसर प्राप्त उन्होंने अवसर दिया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनको बधाई देता हूं और उनके सभी भक्तों को भी इस अवसर पर हृदय से मैं बधाई देता हूं। जैसा कि आपके सामने अभी महंत श्री बालकनाथ जी महाराज ने आपके सामने बताया कि श्री तेजनाथ जी महाराज के जो दादा गुरु थे योगीराज गिरधारी नाथ जी महाराज, वे
वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज देवी के पावन धाम से कुरुक्षेत्र होते हुए सीतापुर की धरा पर आए थे और इसी स्थान पर उन्होंने अपनी साधना के लिए गुफा बनाई थी। वर्षों तक यहां साधना की और उनके उपरांत उनके शिष्य और योगीराज तेजनाथ जी महाराज के पूज्य गुरु योगीराज चरणनाथ जी महाराज ने फिर इस आश्रम को आगे बढ़ाया। यानी गुरु शिष्य की वो परंपरा जो स्वतंत्र भारत में भारत के अंदर आकर के अपनी परंपरा का, अपनी विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के उस कार्य के साथ जुटी हुई है, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। बहन और भाइयों, हिंगलाज देवी का स्थल और गोरखधुना ये पश्चिमी भारत का, जो हमारा बृहत्तर भारत था, वहां का एक प्रमुख शक्तिपीठ था। जैसे पूर्वी भारत में असम में कामाख्या शक्तिपीठ का महत्व है, ऐसे ही पश्चिमी भारत में हिंगलाज देवी के धाम का महत्व था। आज भी जाते हैं लोग, बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान में वो स्थान जाने के कारण शेष भारत के भक्तजनों को वहां जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। बहुत कम मात्रा में लोग जा पाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार दोपहर एक बेहद चौंकाने वाला सड़क हादसा हुआ। प्रमुख तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा ने अपनी लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार से तेज रफ्तार से तांडव मचा दिया। इस हादसे में कम से कम 6 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ ही हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने जहां ढिलाई दिखाई थी, तो वहीं मीडिया ने अपने एफआईआर पर आरोपी का नाम भी लिखवा दिया है। अब तक क्या है इस मामले में कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार दोपहर एक चौंकाने वाली सड़क हादसा हुआ, जहां एक प्रमुख तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा ने अपनी लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार से तेज रफ्तार में सड़क पर तांडव मचा दिया। ये घटना वीआईपी रोड पर ग्वालटोली इलाके में रेव 3 मॉल के पास दोपहर करीब 3:15 बजे हुई, जब कार अनियंत्रित हो गई और पैदल यात्रियों, एक ऑटो रिक्शा, पार की गई बुलेट बाइक और अन्य 2 पहिया वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में कम से कम 6 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक बुलेट सवार को इतनी जोरदार टक्कर लगी कि वह हवा में उछलकर लगभग 10 फीट दूर जा गिरा, जबकि अन्य घायलों को पैरों में चोटें, फ्रैक्चर और खरोंच आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज गति से चल रही थी और ड्राइवर शिवम मिश्रा कथित तौर पर नशे में था। गणेश जॉब करता हूँ, लगभग मैं लंच टाइम में अपने घर आता हूँ। ये फूल पारी वाली चौराहे पे, तो वहाँ पर ऐसी बात चल रही थी कि ये लैम्बोर्गिनी कार थी और उसमें जो चला रहे थे, अब ये तो नहीं मालूम मुझे कौन है वो, तो उनसे कुछ किसी से टक्कर हुई। अचानक से पीछे फॉर्च्यूनर कार चल रही थी, उनके जो बाउंसर्स वगैरह थे, 6 लोग थे, तो अचानक से उतरे, उन्होंने तुरंत गाड़ी का शीशा तोड़ा और उस बंदे को निकाला और उस निकाल को उसको फॉर्च्यूनर रख के ले गए। बाकी 2 बाउंसर जो थे वो कार के साथ आए, तो मेरे पास इतना समय, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। ऐसा सुनने में ये आ रहा है कि शायद एक के पैर में थोड़ा सा चोट लगी है। 4-5 लोग, 6 लोग, 4 लोग जो भी हो, मैं मेरे सामने था नहीं, मगर ये बातें जो चल रही थी समाज में, वो बातें मैंने सुनी। हादसे के बाद कार फुटपाथ पर चढ़ गई और आगे बढ़ने की कोशिश में लोगों को रौंदती चली गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोगों ने कार को घेर लिया और गुस्साए भीड़ ने कार के शीशे तोड़कर आरोपी को बाहर निकाला। शिवम मिश्रा भी हादसे में घायल हो गया और उसे नाक में चोट आई।
उसके साथ आए बाउंसरों ने भीड़ को हटाने की कोशिश की, जिससे हंगामा बढ़ गया। पुलिस ने लैम्बोर्गिनी कार को जब्त कर लिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। हालांकि शुरुआत में एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं लिया गया था, बाद में शिवम मिश्रा का नाम जोड़ा गया। से एक तौफीक नाम के मोटरसाइकिल वाले को एक्सीडेंट हुआ है। वो खड़ा था और एक गाड़ी मोटरसाइकिल पे वो गाड़ी चढ़ गई थी। उसके बाद उसकी इंजरी, जो तौफीक है उनको इंजरी है, उनके बाहों में और उनके पैर में इंजरी है। उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया था। वो तुरंत ही हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद उनको छोड़ दिया गया था। वो थाने पे आए और उन थाने से उनसे एक एप्लीकेशन मांगी गई है। उस एप्लीकेशन पर हमने एक एफआईआर पंजीकृत करी है और जो एक्सीडेंट की धाराएं हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जो गाड़ी थी उनकी लैम्बोर्गिनी, उसको सीज कर दिया गया है। विवेचना में ये पता लगा है कि जो लड़का चालक है वो शिवम मिश्रा है। उनके पिताजी के मिश्रा हैं, ये दिल्ली में रहते हैं और वो लड़का गाड़ी चला रहा था। उसके साथ पीछे बाउंसर थी दूसरी BMW गाड़ी में। उन लड़कों ने, जब वो एक्सीडेंट हो गया था तो वो लड़का बाहर नहीं निकल पा रहा था। संभवतः शॉक लग गया है, जिसकी अभी और आगे की जानकारी की जाएगी और उनको निकाल करके वो लड़कों ने निकाला जो बाउंसर थे। पुलिस ने मौके पर जाकर के गाड़ी को लिया है, थाने में एफआईआर करा दी है। आगे की कार्रवाई की जा रही है और किसी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो अफवाह फैलाई गई है कि कई लोगों को मारा गया है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। केवल एक आदमी इंजर्ड है और उनको भी मामूली इंजर्ड है। उनके हाथ में चोट है और उनके पैर में चोट है, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद उनको छोड़ दिया गया है और एक एफआईआर पंजीकृत कर दी गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में लैम्बोर्गिनी हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर ये हादसा जानबूझकर या लापरवाही से किया गया है तो दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दुर्घटना जानबूझ करके करेगा तो मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। क्या पूरा मामला है मेरे संज्ञान में नहीं। मैं केवल आपके सवाल के जवाब में इतना ही कह सकता हूं कि जो भी सड़क पर चलते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने से भी कोई आ रहा है, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करना है और अगर किसी ने लापरवाही की है तो पुलिस अपना काम करेगी। बता दें कि लैम्बोर्गिनी हादसे का आरोपी शिवम मिश्रा एक प्रमुख तंबाकू कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता है। शिवम मिश्रा वंशीधर टबैको ग्रुप का डायरेक्टर है, जो कच्चे तंबाकू की सप्लाई करने वाला एक बड़ा बिजनेस है और कई प्रमुख गुटखा व पान मसाला ब्रांड्स को सामग्री प्रदान करता है। ये कंपनी कानपुर आधारित है और कई दशकों पुरानी बताई जाती है, जिसके मालिक उसके पिता के मिश्रा है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में किस तरह से निष्पक्ष जांच से पीड़ितों को न्याय दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में तैनात सीनियर सब इंस्पेक्टर अजय गौड़ की संदिग्ध मौत ने पुलिस महकमे में और स्थानीय इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पर परशुरामपुर थाने में तैनात अजय गौड़ थाना प्रभारी विश्व मोहन रॉय के अवकाश के दौरान थाने का प्रभार संभाल रहे थे। 5 फरवरी को ड्यूटी के दौरान वे रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए थे। उनका शव सरयू नदी में तिरुहुआ माझा इलाके के पास से बरामद हुआ। अयोध्या पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पहचान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मौत की पुष्टि हुई। इस मामले में अब तक क्या है कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में तैनात सीनियर सब इंस्पेक्टर अजय कुमार गौड़ की संदिग्ध मौत ने पुलिस महकमे और स्थानीय इलाके में हड़कंप मचा दिया है। अजय कुमार गौड़ परशुरामपुर थाने में तैनात थे और थाना प्रभारी विश्व मोहन राय के अवकाश पर थाने का प्रभार संभाल रहे थे। 5 फरवरी को वे ड्यूटी के दौरान रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे। उनकी मोटरसाइकिल बस्ती सदर सर्किल के अमहट घाट पर कुआनो नदी के पास लावारिस हालत में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नदी में तलाश शुरू की थी। 4 दिन बाद रविवार 8 फरवरी 2026 को शाम करीब 5 बजे अयोध्या जिले की सरयू नदी में तिहोरा माझा इलाके के पास उनका शव बरामद हुआ।
अयोध्या पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पहचान की प्रक्रिया पूरी की, जिससे मौत की खबर की पुष्टि हुई। परिवार ने इस मौत को संदिग्ध बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अजय गौड़ के पिता रामचंद्र प्रसाद गौड़ ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट के बावजूद ठोस जांच नहीं हुई, जिसके कारण यह विभागीय लापरवाही का नतीजा है। वो 5 तारीख को लगभग 4 से 5 के बीच से गायब है शाम को, और ये सूचना हमको थाने पर से किसी ने नहीं दी। मैंने स्वयं सुबह जब फ़ोन किया 9 और 10 के बीच में, हमेशा की तरह जब मैं जगाती हूँ उनको सुबह, मैंने फ़ोन किया उनको जगाने के लिए, तो पता चला कि साहब तो शाम से ही गायब हैं। तो हमने कहा आप लोगों ने कहीं पता नहीं किया? तो कह रहे हैं ढूंढ रहे हैं लोग लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो हमने कहा क्यों आप लोगों ने लोकेशन नहीं उनकी निकाली है या कॉल डिटेल नहीं निकाली है? तो कह रहे हैं नहीं। तो हमने कहा आप लोग कब करेंगे और आप लोग इस पे कार्रवाई कीजिए, आप लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो हमको जवाब मिला हाँ बनती है। तो हमने कहा तब कार्रवाई कीजिए आप लोग। इंस्पेक्टर की लाश मिलने से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में दुख और सनसनी फैल गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्टेशन इंचार्ज होने के बावजूद वह अकेले बाइक पर क्यों गए? उनका सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल फोन कहाँ है? और लाश कुआनो नदी के बजाय सरयू नदी में कैसे पहुंची? जनपद बस्ती थाना परशुरामपुर पे एसएसआई श्री अजय कुमार गौंड 5 फरवरी की शाम से लापता थे। इनका शव 8 फरवरी को शाम को सरयू नदी में थाना छावनी के क्षेत्र में बरामद किया गया है। इनके परिजन आज यहाँ रेंज ऑफिस में मिलने आए हैं। परिवार ने साजिश की आशंका जाहिर करी है। सभी परिवार वाले व्यथित हैं काफी। तहरीर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचायतनामा के आधार पे इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अजय गौर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बस्ती में रहते थे। वह मूल रूप से देवरिया कोतवाली इलाके के मुदाड़िया गांव के रहने वाले थे। वह अपनी पत्नी रंजीता और 2 बच्चों के साथ बस्ती के मिशरौलिया मोहल्ले में किराए के मकान में रहते थे। उनका बड़ा बेटा कानपुर में पढ़ता है। उनके इस तरह जाने से जहां एक ओर पुलिस प्रशासन कटघरे में खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।